शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके 2 बेटे और पत्नी, उनके साथ वो बड़े आराम से रहा करता है। दोस्तों, बच्चे जिस स्कूल में पढ़ा करते उन स्कूल से उन बच्चों को वापस लेके आने के लिए भी उसकी गाड़ी जाया करती। इतना धन दौलत उसके पास होता है, लेकिन अचानक ही इन सब के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या तब आ जाती है जब एक रोड एक्सीडेंट में जो इस कंपनी का मालिक होता है, इन बच्चों का पिता होता है, वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अब तो ये बच्चे बिल्कुल रोड पर आ जाते हैं। इधर जो दोनों भाई होते हैं उसमें से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। खुद सरकारी स्कूल में पढ़ता, छोटे भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, उसे पढ़ने के लिए विदेश तक भेजता है और जब पढ़ लिख कर वो ऑफिसर बन जाता है, उसकी शादी हो जाती है। इधर बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए शादी तक भी नहीं करता, तो यहाँ पर छोटे भाई की पत्नी और छोटा भाई मिलकर उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, उसे दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन किस्मत जब बदलती है तो बहुत बड़ा तमाचा यहाँ पर देकर जाती है। इस छोटे भाई के साथ जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई शहर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक कारोबारी जिसका नाम धीरज होता है, जिसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। दोस्तों, धन दौलत की इसके पास कोई कमी नहीं होती, गाड़ियाँ होती हैं, आलीशान बंगले होते हैं। दोस्तों, इसकी पत्नी जिसका नाम सौरभी और इसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम नरेश होता है और एक का नाम सुरेश होता है। नरेश बड़ा होता है, सुरेश छोटा होता है। इन दोनों के बीच में लगभग 4 से 5 साल का अंतर होता है। दोस्तों, धीरे धीरे इनका समय अच्छे से चलने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर धीरज का ड्राइवर सीधे भागता हुआ इनके स्कूल में जाता है। जो दोनों बच्चे होते हैं वहाँ से इन बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाता है कि फटाफट तुम घर पर चलो। दोस्तों, जब ये घर पर आकर देखते हैं तो इनकी माँ बहुत ही तेज़ी के साथ रो रही है। तो यहाँ पर माँ को रोता हुआ देख सीधे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो सामने एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वो डेड बॉडी किसी और की नहीं होती, इनके पिता धीरज की होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल टूट से ही जाते हैं और जो माँ जिसने आज तक यही नहीं देखा कि कमज़ोरी होती क्या है, गरीबी होती क्या है, अब तो वो यहाँ पर अकेली रह जाती है। दोस्तों, कुछ ही समय और धीरे धीरे बीतता है, लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। इधर जो इस कंपनी के ऊपर जो कर्जदार होते हैं वो यहाँ पर आकर अपना कर्जा मांगने लगते हैं और इस कंपनी का सारा सामान वहाँ से उठा कर ले जाते हैं। इनका जो बंगला होता है वो भी बिक जाता है। इनकी एक पुरानी ज़मीन होती है, वहाँ पर 1-2 कमरे का घर होता है, उस घर में ये जाकर रहने लगते हैं। जैसे तैसे करके अब ये गुजारा करें तो कैसे करें, अब इनके जीवन में बहुत बड़ी आफत आ जाती है। जो यहाँ पर बड़ा भाई होता है जिसका नाम नरेश होता है, वो अपना एडमिशन सरकारी स्कूल में करता है और जो छोटा भाई सुरेश होता है उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा देता है। अब यहाँ पर वो दूसरों के घर जा जाकर मजदूरी करने लगता है और इस परिवार का भरण पोषण करने लगता है। दोस्तों, माँ यहाँ पर कहने लगती है कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है, अपने को क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर वो यही कहता है कि माँ, मेरा सपना मेरा भाई है, अगर मेरा भाई कामयाब हो जाएगा तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। दोस्तों, वो दिन रात इतनी मेहनत करता, उसका सपना यही होता है कि मुझे अपने पिताजी की फैक्ट्री चलानी है और फिर वो किसी अपने यारे प्यारे से कुछ कर्जा लेता है और उस फैक्ट्री की शुरुआत कर देता है। +2 करने के बाद वो ये सब काम करने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वो पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है, तो बड़ा भाई उसे मना नहीं करता और उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देता है। दोस्तों, यहाँ पर माँ बेटे आराम से रहने लगते हैं। अब तो इनके दिन बगड़ने लगते हैं, वापस ये दोबारा से पैसे वाले होने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब छोटा भाई पढ़ाई करके वापस इंडिया में आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ भाई, मुझे कोचिंग चाहिए और मैं उसके लिए एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसके लिए इतने पैसे की ज़रूरत है। तो भाई यहाँ पर भी मना नहीं करता, वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तू जो तेरा जी करे तू वो कर ले, लेकिन पढ़ाई अच्छे से कर। उसके बाद ये पढ़ाई करने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। लगभग 2.5 साल के अंतर में ही ये उस IAS ऑफिसर की जो पोस्ट है उसे प्राप्त कर लेता है और एक बहुत
बड़ा आईएएस ऑफिसर बन जाता है। शहर में इसके चर्चे चलने लगते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर माँ अपने बड़े बेटे से कहने लगती है कि तेरे काफ़ी रिश्ते आ चुके हैं, अब तो तेरा भाई भी कामयाब हो गया है, अब तो तू शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर ये बार बार मना कर देता है कि मैं शादी अभी नहीं करना चाहता, पहले अपने भाई की शादी करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा। तो यहाँ पर माँ उसे कहती कहती एक दिन उसे अटैक आ जाता है और माँ की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। दोस्तों अब तो भाई टूट सा ही जाता है, वो करे तो क्या करे। इधर जो छोटा भाई होता है अब यहाँ पर वो भी रोने लगता है। दोनों भाई आपस में बैठकर रोते हैं। जैसे ही थोड़ा सा समय और बीतता है, समय के हिसाब से ये अपने काम को आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बड़ा भाई इस छोटे भाई से कहता है कि तेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, अब तू शादी कर ले। तो यहाँ पर वो अपने बड़े भाई को कहता है कि भाई मैंने एक ऑफिसर लड़की है उसे देख लिया है, उसी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों बड़ा भाई भी यहाँ पर छोटे भाई को मना नहीं कर पाता और उस ऑफिसर के साथ उसकी शादी करा देता है। दोस्तों जैसे ही धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, समय के हिसाब से ही जो यहाँ पर छोटे भाई की पत्नी होती है वो अपने पति को अपने बातों में बहकाने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा भाई तो बड़ा दयालु है, वो तो बहुत ज़्यादा दान किया करता है, उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। अगर उसने इस ज़मीन को, इस फैक्ट्री को किसी और के नाम कर दिया, किसी को दान दे दिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तुम ऐसा करो, उससे ये फैक्ट्री अपने नाम करा लो। दोस्तों अब छोटा भाई सुरेश बड़े भाई नरेश के पास जाता है और कहने लगता है कि भैया मुझे एक स्कूल खोलना है, उस सब के लिए मुझे ये जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा भाई बिना कुछ सोचे समझे कहता है कोई बात नहीं छोटे, जो तू चाहता है वो कर ले, मुझे इसमें दिक्कत क्या है। तो उसके नाम कर देता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है, उसे नहीं पता होता कि तेरे अंदर खाने कुछ और ही चाल चल रही है। दोस्तों जैसे ही लगभग 5 महीने का समय बीतता है तो 5 महीने के बाद उसके पास नोटिस आता है और उससे यही कहा जाता है कि तू इसका मालिक नहीं है, इस कंपनी को अब खाली कर दे। दोस्तों अब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि तेरे भाई ने तेरे साथ में ये क्या कर दिया। दोस्तों वो पागल सा हो जाता है, बिल्कुल अपने कामकाज से ध्यान को हटा लेता है, हर वक्त शराब पीने लगता है और शराब के नशे में धुत होने लगता है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है, जब वो शराब पीकर गलियों में जा रहा होता है, तभी उसकी बगल में आकर एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी को देखते ही अपने हाथ आगे की तरफ फैला देता और कहने लगता है कि मैडम मुझे 50 रुपये दे दो, मैंने खाना नहीं खाया है। दोस्तों जब वो मैडम इस नरेश को देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो मैडम कोई और नहीं, वो मैडम इसकी क्लासमेट होती है, जो इसके साथ क्लास में पढ़ा करती, जिसका नाम प्रिया होता है, जो इसे काफ़ी दिनों से ढूंढ रही होती है। वो इसे दिलों और जान से चाहती थी, वो इसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन काफ़ी दिनों से वो इसे ढूंढ ही नहीं पा रही थी। दोस्तों आज जब मिला तो ऐसे हाल में मिला, नरेश की ऐसी हालत को देखकर प्रिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर प्रिया उससे कहती है कि नरेश क्या तुमने मुझे पहचाना। तो नरेश कहता है कि हाँ प्रिया मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने पहले भी तुमसे मना किया था कि मैं भाई की शादी करने के बाद ही अपनी शादी के बारे में सोचूंगा, लेकिन अब मैं शादी भी नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कंगाल हो चुका हूँ। तो यहाँ पर प्रिया कहने लगती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ में बहुत ही गलत किया, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढती ढूंढती तुम्हारे फैक्ट्री पर भी पहुँच गई थी। वहाँ पता चला कि ये फैक्ट्री भी अब उसकी नहीं है, उसके भाई ने इसे हड़प लिया है। अब यहाँ पर प्रिया ऐसी बातों को जब कहती है तो नरेश को कुछ अटपटा सा भी लगता है और फिर यहाँ पर प्रिया नरेश से कहती है कि तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 5 फैक्ट्री हैं और कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, मैं अब उन फैक्ट्रियों को संभाल नहीं पा रही हूँ। आज से तुम्हें उन फैक्ट्रियों को संभालना है, अपना ये गेटअप चेंज करो, मेरे साथ गाड़ी में बैठो। उसके बाद नरेश को वो अपने साथ गाड़ी में बैठाती है, अपने बंगले पर लेकर जाती है और वहाँ पर उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाती है और उससे कहती है कि आज से तुम मेरी फैक्ट्रियों के मालिक हो। दोस्तों अब यहाँ पर नरेश दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करने लगता है और मेहनत उसकी इस तरह से रंग लाती है, 5 की जगह वो 7 फैक्ट्री हो जाती हैं और शहर में बहुत बड़े बड़े जो होटल होते हैं वो भी इन्हीं के नाम होते, कई होटलों को ये खरीद लेता है। दोस्तों लगभग धीरे धीरे करके 7 से 8 महीने का समय बीत जाता है। 7-8 महीने के बाद एक दिन का वाक़या होता है, जब नरेश सूट बूट में अपने होटल पर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जो उसका छोटा भाई
होता है सुरेश और उसकी पत्नी वहाँ आ जाते हैं। दोनों की हालत बहुत ही ख़राब होती है, फटियाल हालत होती है। और दोस्तों यहाँ पर जब सुरेश अपने भाई नरेश को सूट बूट में देखता है तो उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब यहाँ पर नरेश एक बार के लिए तो अपने भाई की तरफ द्रवित हो जाता है, लेकिन जब वो उसके कारनामों को अपने दिमाग में घुमाता है तो एकदम से उससे दूर हो जाता है और उसे फटकार लगाते हुए कहने लगता है कि तू मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा, तू तो बहुत ही गलत है। अब यहाँ पर जो सुरेश है वो रोने लगता है और कहने लगता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने अपने देवता जैसे भाई के साथ इतना गलत काम किया। आज मैं रोड पर आ चुका हूँ, मेरी नौकरी भी जा चुकी है, मेरी पत्नी की भी नौकरी जा चुकी है। दोस्तों दोनों के दोनों ये घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं और उस वजह से इन दोनों को निलंबित कर दिया जाता है। और अब ये रोड पर आ जाते हैं। इनकी जो ज़मीन वगैरह होती है, जो फैक्ट्री वगैरह होती है, सब कुछ कर्जे में बिक जाती है। इनके पास अब कुछ भी नहीं है, ये अब बिल्कुल रोड पे हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भाई नरेश होता है वहाँ से चलने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है और प्रिया जब इन लोगों को देखती है तो प्रिया को एक बार के लिए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर गुस्से को शांत करके वो नरेश को समझाती है और कहने लगती है कि चलो ऐसा करते हैं, इन्हें अपने होटल पर काम दे देते हैं। फिर यहाँ पर उन्हें होटल पर काम दे दिया जाता है। कुछ दिन तो होटल पर काम करते हैं, लेकिन उनका मन काम करने में कहाँ लग रहा था। वो तो बेईमानी की उनके ऊपर ऐसी चादर चढ़ी हुई थी जिसकी वजह से वो बेईमाना यहाँ होटल पर भी करने लगते हैं। फिर यहाँ इस होटल से भी उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। नरेश वहाँ पर इन्हें निकालने के लिए आता है, ना ही यहाँ पर उसकी पत्नी प्रिया आती है। जो वहाँ पर मैनेजर होते हैं वही इनको निकाल देते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर नरेश को पता चलता है कि उसके भाई ने यहाँ पर भी ऐसा कर्म कर दिया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। इधर जो प्रिया होती है वो अब नरेश से कहने लगती है कि काफ़ी दिन हमारे इस रिलेशन को हो चुके हैं, लोग बाग इस रिलेशन को अवैध ठहराने लगे हैं, क्यों ना अब हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें, ये समय उचित है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ शादी करते हैं और अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। लेकिन जो उसका भाई होता है सुरेश और उसकी पत्नी, अब वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो अब यहाँ पर भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने अब गलत काम कर दिया है। यहाँ पर भी वो ऐसा ही काम करने लगे जिस वजह से वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। वो बहुत जल्दी पैसा वाला बनना चाहते थे। इन्होंने अपने भाई के साथ भी बहुत गलत किया। आज इनके साथ जो हो रहा है वो इनकी किस्मत है। दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर ये वाक्य आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर सुरेश ने कर्म किए उसका फल आज उन्हें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर नरेश ने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे, आज नरेश को उन अच्छे कर्मों का फल बहुत अच्छे से मिल रहा है और नरेश का जीवन अब एक बेहतर तरीके से कट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी पारिवारिक कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,